मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति में यूफ्रेट्स नदी का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे सीरिया और इराक के करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जो पानी, कृषि और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य पर्यावरणीय रिपोर्टों के अनुसार भीषण सूखा, जलवायु परिवर्तन और ऊपरी धारा वाले देशों में सिंचाई और डैम सिस्टम के लिए पानी का व्यापक उपयोग यूफ्रेट्स नदी के प्रवाह में कमी के कुछ मुख्य कारण हैं। कुछ हिस्सों में पानी इतना कम हो गया है कि पहले डूबे हुए नदी के तल और पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाएं भी उभर आई हैं। इसी कारण ऑनलाइन रिपोर्टों और दावों में कहा गया है कि सतह पर अजीब गड्ढे या संरचनाएं दिख रही हैं। फिर भी विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से अधिकांश प्राकृतिक रूप से कटाव, भूमि धसाव और लंबे समय तक पानी के स्तर में गिरावट का परिणाम हो सकते हैं, और अभी तक कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है जो किसी भी अलौकिक या असामान्य व्याख्या की पुष्टि करता हो। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहूंगा, और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापक संदर्भ में यूफ्रेट्स नदी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जल प्रणालियों में से एक है, और ये लंबे समय से उन देशों के बीच जल का केंद्र रही है जो इस पर निर्भर है। पानी का लगातार गिरना सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक भू राजनीतिक चिंता भी है, जिसका पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। यूफ्रेट्स नदी प्रणाली के और गहरे हिस्से में प्रवेश करते हुए इस क्षेत्र की एक और जटिल तस्वीर उभर कर आती है। यह सिर्फ एक नदी के रूप में नहीं, बल्कि एक भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक गलियारे के रूप में भी है, जो पानी के घटने और कटाव के कारण धीरे धीरे पहले छुपी हुई भूमिगत संरचनाओं को उजागर कर रहा है। क्षेत्र में भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक अवलोकनों से मिली रिपोर्टों के अनुसार यूफ्रेट्स जैसी नदियां स्वाभाविक रूप से हजारों वर्षों से नदी किनारे के गिरने, तलछट के स्थानांतरण और गुफाओं के बनने की प्रक्रिया से गुजरती हैं। जल स्तर कम होने पर गुफाएं और बाहरी संरचनाएं अधिक स्पष्ट दिखती हैं, जो शायद लंबे समय से जमीन के नीचे छुपी थीं। यहीं से ऑनलाइन व्याख्याएं तेजी से फैलने लगती हैं। कुछ समूह ऐसे खोजों को बाइबल के ग्रंथों, खासकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से जोड़ते हैं, जहां यूफ्रेट्स का उल्लेख न्याय और अंत समय की छवियों की प्रतीकात्मक कथा के हिस्से के रूप में किया गया है। अनेक बाइबल विद्वानों के अनुसार ऐसे श्लोक प्रतीकात्मक होते हैं और सीधे भूवैज्ञानिक भविष्यवाणियां या आधुनिक घटनाएं नहीं होते। इसी के साथ ऐतिहासिक अभिलेखों में भी अक्सर प्राचीन बाबिलोन का उल्लेख मिलता है, जो यूफ्रेट्स नदी के पास स्थित एक नगर था। ऐतिहासिक स्रोतों जैसे हेरोडोटस और आधुनिक पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार साइरस द ग्रेट के समय 539 ईसा पूर्व में प्राकृतिक नदी प्रणाली का उपयोग बाबिलोन के पतन में सैन्य रणनीति के रूप में किया गया था। रिपोर्ट है कि यूफ्रेट्स नदी का प्रवाह मोड़ा गया था, ताकि पानी कम होने पर सैनिक नदी के फाटकों से शहर में प्रवेश कर सकें। बाइबल ग्रंथों जैसे कि यशाया अध्याय 44 और 45 के अनुसार भविष्यवाणी के कुछ हिस्सों में पानी के सूखने और साइरस की भूमिका का उल्लेख है, जिसमें वह इजरायलियों को निर्वासन से वापस लाने का साधन बनता है। शैक्षणिक धर्मशास्त्रीय अध्ययनों में इसे ऐतिहासिक कथा और धार्मिक व्याख्या के प्रतिच्छेदन का उदाहरण माना जाता है, और इसे सभी लोग आधुनिक विकास की शाब्दिक भविष्यवाणी के रूप में नहीं पढ़ते। कुल मिलाकर यूफ्रेट्स नदी इतिहास, धर्म और प्राकृतिक विज्ञान के संबंध का केंद्र बनी हुई है, जहां वास्तविक भूवैज्ञानिक परिवर्तन अक्सर विभिन्न व्याख्याओं और अतीत तथा उसके वर्तमान अर्थ पर व्यापक चर्चा का माध्यम बनते हैं। ऐतिहासिक और पुरातात्विक अभिलेखों के अनुसार साइरस द ग्रेट के बारे में कुछ विवरण केवल बाइबल में ही नहीं, बल्कि गैर बाइबल स्रोतों में भी पाए जाते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण साइरस सिलेंडर है, जो एक प्राचीन कलाकृति मानी जाती है और वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। इस शिलालेख में साइरस की नीति का वर्णन है, जिसमें उन्होंने विस्थापितों को अपनी भूमि लौटने और मंदिर पुनर्निर्माण की अनुमति दी थी। ये इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राचीन विश्व में धार्मिक सहिष्णुता की प्रारंभिक नीति का पहला उदाहरण है। इसी कारण बाबिलोन के पतन को इतिहासकार अक्सर सैन्य रणनीति, राजनीतिक समय और प्राकृतिक नदी की परिस्थितियों के उपयोग के संयोजन के रूप में देखते हैं। ये केवल एक साधारण युद्ध नहीं था,
बल्कि साम्राज्य के इतिहास में एक अधिक जटिल घटना थी। धार्मिक व्याख्या में, खासकर कुछ ईसाई शिक्षाओं में, ऐसे ऐतिहासिक मेलों को अक्सर भविष्यवाणी की पूर्ति के व्यापक पैटर्न का हिस्सा माना जाता है। लेकिन शैक्षणिक बाइबल विद्वानों के अनुसार ऐतिहासिक प्रमाणों को धार्मिक व्याख्या से अलग करना महत्वपूर्ण है, ताकि तथ्य और विश्वास आधारित पढ़ाई के मिश्रण से बचा जा सके। इन चर्चाओं के बाद एक बार फिर ध्यान यूफ्रेट्स नदी पर लौट आया है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ नए दावों के अनुसार इसके नीचे विशाल भूमिगत संरचनाएं खोजे जाने का दावा किया गया है। नदी प्रणालियों का अध्ययन करने वाले भूवैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के अनुसार इस तरह की संरचनाएं प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे तलछट का गिरना, भूमिगत कटाव और दीर्घकालिक जल प्रवाह में बदलाव के कारण हो सकती हैं, खासकर पुराने नदी तल में। कुछ धार्मिक समुदाय यूफ्रेट्स नदी को बुक ऑफ रेवलेशन के प्रतीकात्मक हिस्सों से जोड़ते हैं। महज 4 स्वर्गदूतों का उल्लेख है जो यूफ्रेट्स नदी पर बंधे हैं, लेकिन कई धर्मशास्त्रियों के अनुसार ऐसे ग्रंथों को उस समय की साहित्यिक शैली के अपोकैलिप्टिक प्रतीकवाद के रूप में पढ़ा जाता है और न ही इसे शाब्दिक रूप से भूवैज्ञानिक या आधुनिक युग के भूवैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है। और मॉडर्न डे प्रेडिक्शन। वर्तमान विशेषज्ञों के अध्ययन में यूफ्रेट्स में मिली खोजों का अपोकैलिप्टिक ग्रंथों की सामग्री से कोई प्रत्यक्ष संबंध है, इसका कोई स्वतंत्र पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। अधिकांश रिपोर्टें अटकलों पर आधारित हैं और सहकर्मी समीक्षित निष्कर्षों से समर्थित नहीं हैं। कई बाइबल विद्वानों के दृष्टिकोण से ऐसे ग्रंथ अपोकैलिप्टिक साहित्य की श्रेणी में आते हैं जो आमतौर पर प्रतीकात्मक छवियों का उपयोग करते हैं। प्राचीन समुदायों में न्याय, परिवर्तन और नैतिक चेतावनी की अवधारणा व्यक्त करने के लिए पुरातत्व और भूविज्ञान के वर्तमान ज्ञान स्तर पर कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण भी नहीं है जो यूफ्रेट्स नदी के नीचे किसी खोजे गए सील किए गए कक्ष या विशाल भूमिगत संरचना के अस्तित्व को सिद्ध करता हो, जिसका संबंध अपोकैलिप्टिक ग्रंथों की सामग्री से हो। ऐसे दावे जब ऑनलाइन सामने आते हैं तो अक्सर वे सहकर्मी समीक्षित सत्यापन से नहीं गुजरते और ये केवल अनुमानित या इंटरनेट पर व्याख्यात्मक कहानी कहने का हिस्सा बने रहते हैं। यूफ्रेट्स नदी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया विकसित हुई थीं। पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार इस क्षेत्र के शहरों ने कृषि, परिवहन और रक्षा रणनीतियों के लिए नदी प्रणालियों का उपयोग किया। इसी कारण यहां कई प्राचीन संरचनाएं और मानव बसावट की परतें मिलती हैं, खासकर नदी के पास, विशेषकर इराक और सीरिया में। हालांकि प्राचीन शहरों और पुरातात्विक अवशेषों की उपस्थिति का अर्थ आधुनिक व्याख्याओं के अनुसार अलौकिक कैद या प्रलयकारी भौतिक संरचनाओं से नहीं लगाया जा सकता। पुरातत्व के क्षेत्र में ऐसे स्थानों में बड़े भूमिगत स्थानों को आमतौर पर प्राकृतिक गुफा प्रणालियों, प्राचीन जल चैनलों या मानव निर्मित सुरंगों से जोड़ा जाता है, जिनका उस समय व्यावहारिक उपयोग था। विशेषज्ञों के अंतिम विश्लेषण में ऐसी कथाओं में सबसे बड़ी चुनौती अनुभवजन्य साक्ष्य को प्रतीकात्मक व्याख्या से अलग करना है। यूफ्रेट्स धार्मिक अर्थ और सांस्कृतिक कल्पना का केंद्र बना रह सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दावों को तथ्यात्मक खोज मानने से पहले स्पष्ट पुरातात्विक दस्तावेजीकरण द्वारा समर्थित होना चाहिए। इस संदर्भ में चर्चा इसलिए गहरी नहीं होती कि कोई सचमुच नया साक्ष्य मिला है, बल्कि इतिहास, आस्था और डिजिटल युग की आधुनिक जानकारी के निरंतर संवाद के कारण है। पुरातत्व और बाइबल अध्ययन के विशेषज्ञों के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जैसी एपोकैलिप्टिक ग्रंथ एक ऐसी शैली में आती हैं जो प्राचीन समुदायों के लिए न्याय, ऐतिहासिक उथल-पुथल और आध्यात्मिक चेतावनी के विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक और काव्यात्मक भाषा का उपयोग करती हैं। इस दृष्टिकोण में याद रखें कि ऐसे ग्रंथों की व्याख्या धर्मशास्त्र, परंपरा और शैक्षणिक नजरिए से बदलती रहती है। पुरातत्व में यूफ्रेट्स क्षेत्र में एपोकैलिप्टिक विवरणों से मेल खाने वाले शिलालेख या कक्ष संरचनाओं की रिपोर्टों को अब तक वैध उत्खनन रिपोर्टों से प्राप्त सत्यापित सहकर्मी समीक्षित निष्कर्षों से समर्थन नहीं मिला है। ऐसे भूमिगत स्थान अक्सर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाओं या प्राचीन मानव निर्मित संरचनाओं से जुड़े होते हैं, जिनका उपयोग भंडारण, जल प्रणाली या दफन स्थलों के लिए होता है। हालांकि धार्मिक समुदायों के दृष्टिकोण से
इस तरह की कथाएं अक्सर पुराने भविष्यवाणियों को आधुनिक दुनिया के संदर्भ में फिर से पढ़ने का एक माध्यम बन जाती हैं। धर्मशास्त्रियों के अनुसार इस तरह की व्याख्या अपोकैलिप्टिक व्याख्या की एक व्यापक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसे स्वतः ही भविष्यवाणी की शाब्दिक पूर्ति का भौतिक प्रमाण नहीं माना जाता। व्यापक दृष्टिकोण से यूफ्रेट्स नदी क्षेत्र प्राचीन सभ्यता, भू राजनीति और पर्यावरणीय परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। वास्तविक वैज्ञानिक विमर्श जल संकट, जलवायु तनाव और इसका सीरिया और इराक की जनसंख्या पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित है। ये मुद्दे संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकृत हैं। वैश्विक संघर्ष के संदर्भ में कुछ राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार आधुनिक युग को आपस में जुड़े संघर्षों के उच्च स्तर के समय के रूप में देखते हैं, लेकिन इसे किसी विशेष भविष्यवाणी का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जाता। शैक्षणिक विश्लेषण में संघर्ष की दृश्यता में वृद्धि अक्सर वैश्विक मीडिया, भू राजनीतिक जटिलता और तकनीक के कारण सूचना के तेज प्रसार का परिणाम होती है। कुल मिलाकर यूफ्रेट्स और प्रलय से संबंधित व्याख्याएं, प्रलय संबंधी अंश, विश्वास प्रणालियों, ऐतिहासिक अध्ययन और आधुनिक सूचना गतिशीलता के चौराहे पर बने रहते हैं, जहां अर्थ हर समूह द्वारा इस्तेमाल किए गए दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। 20वीं सदी को इतिहासकार अक्सर आधुनिक युद्ध के इतिहास में सबसे बड़े मोड़ में से एक मानते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध अब स्थानीय लड़ाइयां नहीं रहकर कई महाद्वीपों तक फैल गई थीं। इसमें बहुत सारे देश शामिल थे और इसने सैन्य और नागरिक आबादी में भारी संख्या में हताहतों को पीछे छोड़ दिया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और विद्वानों के अनुमानों के अनुसार दोनों युद्धों में मरने वालों की कुल संख्या दसियों मिलियन तक पहुंच गई और इसने साम्राज्यों के पतन और वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के बार बार पुनर्गठन का भी परिणाम दिया। आज तकनीक दुनिया की संघर्ष की धारणा बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और मीडिया वैज्ञानिकों के अनुसार युद्ध और तनाव अब केवल स्थानीय नहीं रह गए हैं। इंटरनेट और रियल टाइम रिपोर्टिंग के माध्यम से यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों से खबरें तुरंत पूरी दुनिया तक पहुंच जाती हैं। इसी कारण वैश्विक संघर्ष की भावना और भी महसूस होती है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य निगरानी संगठनों के अनुसार नई विश्व युद्ध न होने के बावजूद संघर्षों के प्रकार बढ़े हैं, जैसे सिविल वॉर, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, आतंकवाद, साइबर युद्ध और हाइब्रिड संघर्ष, जो अब पारंपरिक युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। ऐसे संदर्भ में जानकारी का प्रसार भी बहुत तेज हो गया है, जिसमें गलत जानकारी और अटकलों पर आधारित रिपोर्टें भी शामिल हैं, जो कभी-कभी जमीनी हालात की पुष्टि न होने के बावजूद वैश्विक तनाव को और बढ़ा देती हैं। धार्मिक व्याख्या के क्षेत्र में कुछ विद्वान और आस्थावान मैथ्यू 24 को एक प्रलय संबंधी प्रवचन के रूप में देखते हैं, जो अशांति के पैटर्न पर चर्चा करता है और मानव इतिहास में अनिश्चितता। अकादमिक धर्मशास्त्र में इन्हें आमतौर पर नैतिक व ऐतिहासिक चेतावनियों की तरह पढ़ा जाता है, न कि आधुनिक घटनाओं की सटीक समय रेखा के रूप में। इसी के साथ एक और अक्सर उद्धृत किया जाने वाला पाठ है दूसरा तिमुथियुस से, जिसमें तथाकथित अंतिम दिनों के बारे में चर्चा की गई है, जहां मानव व्यवहार और मूल्यों में बदलाव का वर्णन किया गया है। विद्वानों के अनुसार ऐसे पत्र सामाजिक हालात दिखाते हैं। लिखने के समय की परिस्थितियों में इन्हें अलग अलग ऐतिहासिक युगों में नैतिक चिंतन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें आधुनिक युग भी है। अक्सर समाजशास्त्री और सांस्कृतिक विश्लेषक 20वीं सदी से लेकर वर्तमान तक इंसानों के मूल्यों और व्यवहार में आए बदलावों पर ध्यान देते हैं। कुछ आमतौर पर बताए गए बदलावों में आत्मकेंद्रित व्यवहार में वृद्धि, घमंड, आभार की कमी और परिवार के भीतर मजबूत रिश्तों का कमजोर होना शामिल है। कुछ सामाजिक अनुसंधान अध्ययनों के अनुसार इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यवहार बिल्कुल नए हैं, बल्कि आज ये इसलिए ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि डिजिटल युग में सामाजिक व्यवहार की दृश्यता बहुत बढ़ गई है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अब व्यक्तिगत पहचान ज्यादा उजागर और लाइक्स, जुड़ाव व मान्यता से ज्यादा मापी जाती है। ऐसे संदर्भ में रेडिकल इंडिविजुअलिज्म की अवधारणा सामने आई, जिसमें निर्णय और पहचान का केंद्र समुदाय की बजाय व्यक्ति स्वयं होता है। सांस्कृतिक अध्ययन के अनुसार आधुनिक डिजिटल सिस्टम्स इसे और मजबूत बनाते हैं, जो ध्यान और तुलना का फीडबैक लूप देते हैं। साथ ही
कुछ पारिवारिक और सामाजिक शोधकर्ता दुनिया भर में पारिवारिक संरचनाओं में बदलावों का अध्ययन कर रहे हैं। शहरीकरण, प्रवास और आर्थिक दबाव के कारण परिवार का स्वरूप और भी बदलता जा रहा है और घर के अंदर रिश्तों को प्रभावित करने वाले तनाव के कारक भी बढ़ रहे हैं। डिजिटल समाज अध्ययन में लगातार जुड़े रहने के प्रभाव को खास तौर पर उजागर किया जाता है। वैश्विक रिपोर्ट्स के अनुसार स्मार्टफोन और एल्गोरिदम आधारित प्लेटफॉर्म्स का ध्यान अवधि, भावनात्मक कल्याण और लोगों की राय बनाने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ धार्मिक और दार्शनिक व्याख्याओं में आत्मकेंद्रितता, भौतिकवाद और सामाजिक विखंडन जैसी विशेषताओं को कभी-कभी पुराने नैतिक उपदेशों से जोड़ा जाता है, जो विभिन्न समयों में मानव व्यवहार का प्रतिबिंब होते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से इन्हें आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलावों का परिणाम माना जाता है, न कि भविष्यवाणी की शाब्दिक पूर्ति। आधुनिक युग को अब तकनीक, संस्कृति और मानव व्यवहार के आपसी जुड़ाव के चरण के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी की तेज गति और वैश्विक जुड़ाव के कारण इसका प्रभाव और स्पष्ट हो गया है। कुल मिलाकर यूफ्रेट्स नदी, बाबिलोन का इतिहास और प्रलय संबंधी ग्रंथों की व्याख्याओं के इर्द गिर्द घूमती चर्चाएं ये दिखाती हैं कि साक्ष्य, व्याख्या और विश्वास को सही ढंग से अलग करना कितना महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के दृष्टिकोण से यूफ्रेट्स प्राचीन सभ्यता और आधुनिक भू राजनीतिक मुद्दों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण नदी बनी हुई है। जल स्तर में बदलावों को जलवायु परिवर्तन, बांध प्रणालियों और क्षेत्रीय जल प्रबंधन से बेहतर समझा जा सकता है, न कि ऑनलाइन फैल रही अलौकिक व्याख्याओं से। दूसरी ओर, ऐसे मामलों से जुड़े धार्मिक ग्रंथ आज भी कई लोगों के लिए प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान करते हैं। बाइबल विद्वानों के अनुसार प्रलय संबंधी लेखन आमतौर पर अपने समय के नैतिक और आध्यात्मिक संदेश को व्यक्त करने के लिए छवियों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं, न कि आधुनिक घटनाओं की सटीक वैज्ञानिक भविष्यवाणी के लिए। आधुनिक दुनिया में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कारण जानकारी का प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया है। समाचार, अफवाहें और व्याख्याएं बहुत तेजी से फैलती हैं, इसलिए किसी भी सनसनीखेज दावे को स्वीकार करने से पहले आलोचनात्मक सोच और स्रोतों की जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है। आखिरकार, ऐसे मुद्दों का असली महत्व सिर्फ इस बात में नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ या क्या होने वाला है, बल्कि इसमें है कि हम इतिहास, आस्था और वर्तमान वास्तविकता के संबंध को कैसे समझते हैं। यूफ्रेटीज इतिहास के कई प्रतीकों की तरह इंसान के प्रकृति, संस्कृति और विश्वास के साथ गहरे संबंध की लगातार याद दिलाता रहता है।